आज हूं ना, अच्छा बुरा मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना मेरे पिताजी का। क्या है कि आपका लल्लन टॉप दुनिया का टॉप शो बन जाए, लेकिन अगर आपने कहीं जमीर बेच के ये शो बनाया है तो आपको उतनी खुशी कभी नहीं होगी। मैं थर्ड फ्लोर पे रहता, ये आते थे नीचे स्क्रिप्टिंग करने, मैं बाथरूम में नहाने जाता था, गीजर बंद करना भूल जाता था। अभी यार गीजर जरा बंद कर देना, ये फट जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे यार, नेक्स्ट डे मैं फिर से भूल गया। मैंने चौथे दिन बहुत याद रखा, मैं निकला, मैंने बाकायदा बंद किया गीजर। बोले यार तू गीजर जरा बंद करते रहना, ये तेरा चालू रह जाता है। ऐसे सर मैंने बंद किया था। बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मैं समझा कि तू कर सकता है। मुझे लग रहा है नेशनल अवार्ड मिला तो हिंदी में छपा था, नकद पुरस्कार 4,000 रुपए तो दिया उन्होंने लिफाफा। मैंने फिर रहा नहीं किया, मैंने खोल दिया। एक बॉन्ड निकलता है, पोस्टल बॉन्ड, एनकैशेबल आफ्टर 7 years। मैंने धीरे से अडवाणी जी को कहा ये नकद पुरस्कार की बात हुई थी, ये तो पोस्टल बॉन्ड है 7 साल के बाद। मैं बोला सर पर नकद पुरस्कार तो अभी नकद मिलना चाहिए। इतने गुस्से में बैठे हुए अडवाणी जी, और उन्होंने जोर से मेरे पे चिल्ला के कहा कि ये मैं भारत का भविष्य देख रहा हूँ, राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता, अपने पिताजी को फोन लगाइए। बिल्कुल रेनू की बात निकली, मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये रेनू की वजह से रैंचो का कैरेक्टर आया 3 इडियट में। एक तरफ हजारों करोड़ है और एक तरफ फैशन है जो कहता है कि मुन्ना भाई 3 बनाएंगे जरूर, लेकिन अच्छी कहानी लगेगी तब बनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे उजला कार्यक्रम है। उजला, रोशन, क्योंकि हमारे पुरखे बरसों पहले, हजारों वर्षों पहले लिख गए हैं, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योति ज्ञान की जो किताबों के जरिए मिलती है, आज की किताब वाला की जो किताब है वो मेरे हाथों में है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विधु विनोद चोपड़ा विद अभिजात जोशी, और एक तीसरा नाम भी इससे जुड़ा हुआ है जिन्होंने सिनेमा की फील्ड में बड़ा मकबूल काम किया है। बुजुर्ग आपा की तरह, दादी की तरह किस्से बुनती हैं, लंदन में बैठी हैं, लेकिन उनके हरफों की हरारत आप जहां भी पढ़ रहे होते महसूस कर सकते हैं। नसरीन मुन्नी कबीर, आप दोनों लोगों का, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी का बहुत बहुत स्वागत है किताब वाला में। धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद। देखो भाई साहब, ये तो था हमारा इंट्रो जो बड़ा फॉर्मल सा हमको करना पड़ता है, अच्छा लेकिन हमारे बुंदेलखंड में बबूल होते हैं, वो सूख जाते हैं, हरिया जाते हैं, बहुत लोड नहीं लेते, तो हम अपनी असल स्किन में आ जाते हैं। आप लोगों ने बहुत धांसू किताब लिखी है। मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया, मैंने ऐसे ही, हमें पेंगुइन वालों ने भेजा, पीडीएफ भेजी, पहले हार्ड कॉपी आने में थोड़ा समय था, और हमने ऐसे ही पलटना शुरू किया। और जैसे ही वो अभिजात का इंट्रो आता है, ही टॉक्स अबाउट डॉल्फिन मोमेंट्स, दैट हाइटेंड सेंस ऑफ लाइफ, कि वीर चोपड़ा कॉल कर रहे हैं, और मैं अपने दोस्तों को पिछले 2 हफ्ते से ये सब किस्से सुना रहा हूँ, और मैं भी उतना एक्साइटेड होके कि विदु मेरे चारों तरफ डॉल्फिन है और बहुत सारी है, और विदु को समझ में नहीं आ रहा कि वीर जी को क्या हो गया। सो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक। इतनी सारी चीजें हैं इसमें जो सिर्फ सिनेमा नहीं, जिंदगी से जुड़ी हैं। आई मीन इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। सो लेट्स स्टार्ट। और फिल्म में शुरुआत होनी चाहिए, मध्य होना चाहिए, अंत होना चाहिए, कई लोगों ने कहा, आपने भी दोहराया। तो मैं अंत से शुरुआत करूंगा। पिताजी का वो कपलेट जिसमें वो विधु विनोद चोपड़ा को कह रहे हैं, यार तू सोच, तू डॉक्टर चोपड़ा होता तो कैसा होता, दर्द मिन्नत काशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। टेल मी अबाउट योर फादर। ही वाज जो भी मैं आज हूं ना, अच्छा बुरा मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना मेरे पिताजी का है। बिकॉज ही वॉज सच ए सिंपल मैन एज इट कम्स अक्रॉस इन द बुक। उन्होंने मुझे लाइफ में ये एक बात बोली कि यार मैंने जब कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मेरे बहुत छोटा था, बच्चा था, मैं ये करूंगा, तो मुझे बोलते यार तू टेंशन मत ले। वो प्यार से बोला कि तू गली का ना मोची बन जा ना। मैंने कहा हाँ। कहते लेकिन गली का बेस्ट मोची बनना। तो ये जो बात उन्होंने मुझसे कही जब मैं शायद 6, 7, 8 साल का था, कि तू जो करना है तेरे मन में कर। अब तू सौरभ ये कर रहा है लल्लन टॉप, तेरा ये होना चाहिए कि तू बेस्ट कर यार, इससे बेटर नहीं हो सकता। अगर वो तूने कर लिया तो तू फिर खुश रहेगा।
तेरे मन में रहा कि यार ये मैंने बेस्ट नहीं किया, तो वो कभी आप खुश हो नहीं सकते। अच्छा, आपका बेस्ट बाकी लोगों को बकवास लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने बेस्ट कर दिया, अगलों ने कहा यार क्या बकवास काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने तो बेस्ट किया ना भाई। तो मुझे ये जो सीख उनसे मिली, उनके मेरे पिताजी से, और मैं एक और बात आपसे कहूं कि आज के टाइम में जो अभिजात जोशी के फादर हैं, प्रोफेसर जोशी, आई होप ये कभी सुने, हम उनसे सीख ले रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ऐसी बातें करते हैं अभिजात के थ्रू और डायरेक्टली कि हमको लगता है कि हमारे पिताजी जीवित हैं, और हम फिर वही, क्योंकि अभी क्या हो गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस वक्त हिंदुस्तान में है, वो कि वो कैसे बोलूं कि अच्छाई का नाश, और वो है ना, वो क्या गाना था यार वो दिलीप कुमार का, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अभी ये कलयुग चल रहा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है कुछ ऐसे हमको मिले जो हमको ज्ञान की और सही बातें बता सके, जो हमारे पिताजी थे और अब अभिजात के पिता है। अभी विदु जी, आप जब ये राजहंस से मुझे याद है कि राजहंस आजकल वो जो नीर शीर कर देते थे ना, दूध और पानी अलग करके, अब विस्की और पानी अलग करके विस्की सिर्फ पी जाते हैं। आप मुझे ये बता रहे थे और मुझे एक साथ किताब के हवाले से कई अंश याद आ रहे थे। दैट 1 करोड़ का चेक जो अभिजात ने दिया, लगे रहो मुन्ना भाई के लिए, आपके पिताजी की वो पिटाई कि नील पड़ गए, रात में चम्मच वापस करने के लिए वापस भेजना, और उस दुकानदार का खुड़खुड़ाना कि सुबह आ जाते। तो ये मुझे सब चीजें याद आ रही है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, हम सबका हमारे पिताओं से ऐसा ही खिंचाव, दुराव, लगाव का रिश्ता है। हम तमाम जिंदगी डरते रहे हैं और तमाम जिंदगी उनकी नजर में कद हासिल करने की कोशिश करते रहे। यार दुनिया की तारीफें एक तरफ, मेरा बाप एक बार छाती से लगा ले, मेरा बाप एक बार कह दे कि बेटा तुमने जो रास्ता चुना वो भी ठीक है। हाउ वाज दैट? मतलब मैं पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि जो आपका वो अफसोस है कि फिल्म आई, सफल हुई, लेकिन पापा नहीं देख पाए, वो एक जो किरिच रह जाती है। नहीं, वो मेरा बहुत अफसोस है, बहुत। मतलब मैं अभी आपको बताऊं कि मैं अभी एक घर बना रहा हूं, उस घर का नाम मैंने वजीर बाग रखा है, क्योंकि मैं कश्मीर में जो मेरा घर लुट गया था वो वजीर बाग, तो मैंने यहाँ एक लोनावला के आगे घर बनाया है। और मैं जब वो घर को देखता हूँ ना, तो मैं ऊपर जरूर देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो देख रहे हो तो उनको ये जान के खुशी होगी कि इसने ये घर जो है ना, वो सच्चाई और सही इनकम से बना है। सी, एक जो बहुत बड़ी बात है ना सौरभ, कि काफी लोग, मैं और इसीलिए ये बुक मैंने चाहता हूँ कि आजकल की जो यंग लोग हैं, पीढ़ी है, वो पढ़े, क्योंकि हर लोग जो है ना आजकल सक्सेस की तरफ तो भागते हैं, वो सही है, लेकिन सबसे ट्रेजेडी ये है कि इन द प्रोसेस जो उनका जमीर है वो बिक जाता है, और वो ऐसा बिकता है क्योंकि घर का बिका हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं जमीर बेचने में। तो मैं जब वो घर को देखता हूँ और ऊपर देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो खुश होंगे कि ये घर बना है, ये फिल्में बनी है, ये मेरा बेटा चल रहा है इन गाड़ियों में, लेकिन इसने कभी अपना जमीर बेचा नहीं। ये कॉन्वर्सेशन मेरी और मेरी पिताजी से जरूर होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका लल्लन टॉप दुनिया का टॉप शो बन जाए, लेकिन अगर आपने कहीं जमीर बेच के ये शो बनाया है तो आपको उतनी खुशी कभी नहीं होगी जितनी नंबर 10 स्पॉट पे होगी अगर आपने जमीर नहीं बेचा। तो ऐसा मैं समझता हूँ। आप पिताओं का जिक्र कर रहे थे और मुझे पिता जिनका नाम विधु विनोद चोपड़ा है, उनकी अपने बेटा और बिटिया से बातचीत याद आ गई। एक कार में सवार थे आप लोग, एक इश्तिहार देखते हैं मुंबई की सड़कों पर, और एक्सीलेंस वर्सेस ब्रिलियंस वाला संवाद होता है। प्लीज एक्सप्लेन इट टू माय व्यूअर्स। ये बड़ा फनी इंसिडेंट है, एंड आई एम ग्लैड सौरभ, मैं आपकी नजर की दाद दूंगा कि ये छोटी सी चीज आपने किताब में से उठाई है, क्योंकि हुआ ये कि हम जा रहे थे तो नाइकी का बोर्ड लगा हुआ था जी, एंड इट टॉक्ड अबाउट ब्रिलियंस। तो मैंने कैजुअली कहा जूनी से और अग्नि से कि क्या बकवास बात कर रहे हैं ब्रिलियंस, तो दोनों मेरी तरफ मुड़े कि क्यों। मैंने कहा ब्रिलियंस बकवास चीज है, एक्सीलेंस को चेज करना चाहिए। तो डिस्कशन शुरू हो गई कि व्हाट्स द डिफरेंस डैड। भैया ब्रिलियंस वो है कि जब आप कहें कि यार ये किताब ब्रिलियंट है, तो ये आपकी जजमेंट है हमारे काम की।
लेकिन एक्सीलेंस वो है कि जब मैंने, अभिजात ने और नसरीन ने लिखा, हमने एक्सेल किया अपनी एबिलिटी में। अब आप हो सकता है उसको ब्रिलियंट कहीं आ गए, बकवास है, उसका ही हमको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता ये होनी चाहिए कि हमने एक्सेल किया कि नहीं। तो ये बड़ी डिस्कशन एंड में जूनी हाथ कर लिया। आप ये किस्सा सुना रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी बनना है सुनते वक्त वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक ही साल एकलव्य रिलीज हुई और मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी एक प्रॉफिट कमाएगी एक नहीं कमाएगी, तो कर क्यों रहे हैं? यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू वोंट अंडरस्टैंड। कैसे समझ में आएगा उसको? मैंने कहा भैया टैक्स बच जाएगा, मुन्ना भाई बड़ी हिट होगी, एकलव्य फ्लॉप होगी, तो बराबर हो जाएगा। तो उसका चेहरा ऐसा मुझे दिखता, पर सर बना क्यों रहे हो? मैं कह yeah, that's right. But you know the amazing thing to end that Zuni story was, जब इतना मैं इन्वॉल्व हो गया एक्सीलेंस और ब्रिलियंस में, और फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचे तो उसने कहा, डैड इट्स ओनली अ होर्डिंग, व्हाई यू गेटिंग सो इन्वॉल्वड? अभिजात, आप जब इस किताब को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम पाठकों के लिए, तब आपने इन भाई साहब से हुई शुरुआती मुलाकातों का जिक्र किया, बर्मिंघम के बाद जब आप मुंबई आते हैं, और किस तरीके से ये स्क्रीन पर नजर आ रहा व्यक्ति मोमेंटम चेंज करता है कि एक पल कहेंगे क्या कमाल का लिखा यार तूने, और शाम होते होते कहेंगे हाँ कहीं कहीं ठीक था। प्लीज टेल अबाउट दिस ट्रेट। नहीं, वो जो दोनों बात बोल रहे हैं वो उसी कन्विक्शन से बोल रहे हैं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, उनको उसमें कोई पैराडॉक्स भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जब वो किसी मेरे नाटक की किसी पहलू की तारीफ कर रहे हैं तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो बहुत खुल के बता रहे हैं, और जब उनको कुछ उसमें कमी नजर आती है तो उतना ही खुलकर गालियां दे रहे हैं और अच्छी अच्छी गालियां दे रहे हैं। और मुझे तो मैं कुछ देर के लिए भौचक्का रह गया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि तू क्या अच्छा लिख रहा है और तुझे क्या सीखना है, और जो तू अच्छा लिख रहा है उसे तुझे कैसे संभाल के रखना है, और वो क्यों जा सकता है तेरे हाथों से, क्योंकि तू करप्ट हो सकता है इस दुनिया में। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ये 26 साल का बच्चा है, ये मुंबई में आया है, ये उसका नाटक उन्होंने बर्मिंघम में देखा था, और मैं पहुंच गया उनके घर, तो उनको पता नहीं था मैं छोटे शहर का बंदा हूँ, उनको लगा मैं लंदन का ही राइटर हूँ शायद। तो मैं जब पहुंचा तो ताज्जुब भी हुआ होगा, पर उन्होंने बहुत प्यार से बातें की, कई चीजें समझाई मुझे। तो सबसे जो याद है उस मुलाकात के बारे में कि उनके सॉफ्ट बोर्ड पे इनमा बर्गमन के कमांडमेंट्स थे, 3 कमांडमेंट्स। तो उसमें से सबसे पहले था कि यू विल एंटरटेन, कि भैया आप कितनी भी अच्छी, आपके विचार कितने भी नए हो, कितनी भी अच्छी बात आप लेके आए हो, लेकिन आपको मनोरंजन तो प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये आपका धर्म है। लोग भरोसा रखते हैं जब टिकट लेते हैं, जैसे रेस पे घोड़े पे जाते हैं और चिल्ला रहे हैं ना कि घोड़े को रूट कर रहे हैं, ऐसे लोग रूट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज है कि उनको अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन ये एंटरटेनमेंट देते वक्त जो दूसरा उनका कमांडमेंट था, यू कैन नॉट सेल योर सोल। मतलब जैसे 3 इडियट्स अच्छी चल गई तो आप अच्छा ऐसे ऑडियंस को ऐसा अच्छा लगता है यही लिखेंगे, ये नहीं कर सकते। अगर आपको पीके लिखनी है तो वही लिखेंगे आप। तो एंटरटेन आपको करना है, लेकिन वो करते वक्त आपको आपका सोल नहीं सेल करना है। तो ये बहुत बड़ी बात। और तो मैं कमांडमेंट्स देखता था, लेकिन जो ये उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे थे वो उनका खुद का इंटरप्रिटेशन था। और जो 3rd कमांडमेंट था कि यू विल ट्रीट ईच फिल्म एज इफ इट्स योर लास्ट फिल्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग बॉम्बे में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो बोलते हैं कि यू नो ये एक पिक्चर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास स्टार की डेट्स है या मेरे पास मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी नेक्स्ट फिल्म देखना। वो नेक्स्ट फिल्म कभी होती नहीं, क्योंकि तो वो उसी में फिर खो जाते हैं। तो ये उन्होंने मुझे जो समझाया वो बहुत जबरदस्त था। और फिर क्या वो जो उन्होंने खाना खिलाया, जो बातें की, जो खुल के इंडस्ट्री को गालियां दे रहे थे। You are forgetting to mention single malt scotch. He poured me my first single malt of my life. And फिर तो वो सिलसिला जारी। अच्छा अभिजात, ये बताइए कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आया था जब इन्होंने कहा था जाओ पहले शैंपेन की कॉर्क उठा के लाओ नीचे से? नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था जब उन्हें पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ।
मेरी बेटी का जन्म होगा कुछ महीनों में, ये खबर जब उन्होंने मिली, उनको मिली, तो उन्होंने फौरन, और वो भी मेरा पहला शैंपेन था, मतलब सीरियस शैंपेन था वो, तो उन्होंने खोला और जो मुझे बोला कि ये खोल, तो मैंने कॉक, तो मुझे आइडिया नहीं था कि शैंपेन में कॉक ऐसा बर्स्ट होके कहीं चला जाता है तो वो उड़ के बालकनी के बाहर चला गया। तो ही सेड कि वी हैव टू गेट द कॉर्क को, मुझे पता नहीं था क्यों, लेकिन वो कॉर्क को उन्होंने साइन किया और मैंने साइन किया और वो अभी तक मेरे पास है। मेरे जो यूएस में मेरा कई चीजें में जो वहां लेके गया था, वो अभी वहीं पे है। तो वो गराज में मेरे कॉर्क्स जो है, जो मुझे बहुत मेरे लिए अहम है, वो है। मैं आपको छोटा सा उस समय का एक किस्सा बताऊं कि उन्होंने जो शुरू में, जैसे मैं इनको पहचानने लगा था कि ये कैसा बंदा है, तो मैं थर्ड फ्लोर पे रहता, ये आते थे नीचे स्क्रिप्टिंग करने, तो वो मैं बाथरूम में नहाने जाता था, गीजर बंद करना भूल जाता था, तो मैं गीजर चालू रह जाता, मैं बाहर आ जाता था, फिर लिखने बैठ जाता था। फिर ये आते, हाथ धोने जाते थे, वो गीजर देखते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिजात गीजर जरा बंद कर देना, ये फट जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे यार। नेक्स्ट डे मैं फिर से भूल गया, तो फिर से वो आए, तो अंदर से टक आवाज सुनाई दी और उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे। फिर तीसरे दिन भी यही हुआ, तो लगातार मैं भूलता जा रहा हूं और ये कुछ कह नहीं रहे और बंद। फिर मैंने चौथे दिन बहुत याद रखा कि आज मैं भूलूंगा नहीं, तो मैं अपने आप को साइक करने गया नहाने। मैं निकला, मैंने बाकायदा बंद किया गीजर, फिर वो मैं आ गया, मैं कॉन्फिडेंट था। तो उस दिन वो गए, हाथ धोया उन्होंने, बैठे, बोले यार तू गीजर जरा बंद करते रहना, ये तेरा चालू रह जाता है। ऐसे सर मैंने बंद किया था। बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मैं समझा कि तू कर सकता है। मुझे लग रहा है I didn't remember this. ये मुझे याद नहीं था विशाल। मैंने सोच लिया था ये कर ही नहीं सकता, तो बताने का मतलब ही नहीं है, तो मैं बंद ही कर देता था। अच्छा, when you were explaining all this to me अभिजात, तो मुझे वो ध्यान आ रहा था कि when he was being trained as a filmmaker, तो उसमें प्रोडक्शन बजट को ग्रिप में रखने वाली जो ट्रेनिंग थी कि कहीं भी कोई फालतू खर्चा नहीं। एक बड़ा एपिक सीन है विधु विनोद चोपड़ा साहब, जाने भी दो यारों, कुंदन शाह दुशासन का रोल जो अंततः आपने किया, क्योंकि वो 2000 रुपए वर्सेस 500 रुपए की जिरह चल रही थी, वो बताइए जरा। वो यार मैंने रोल थोड़ी करना था दुष्यंत का, मैं तो प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था, एक्टर था बराबर। आया शूटिंग के दिन आया, उससे 500 रुपए दिन की बात हो चुकी थी, 4 दिन का काम था। तो आया तो मैंने उसको वो दिया वाउचर, मैंने कहा भैया साइन कर। तो कहता सर 500 रुपीज। मैंने कहा 2000 4 डेज। कहता नहीं सर 2000 पर डे है। अरे यार पर डे कहाँ, 8000 थोड़ी मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं माना। अच्छा वो बातचीत कर रहा था, वो कॉस्ट्यूम वाला आ गया, सर शॉर्ट रेडी दुशासन का सर ये कॉस्ट्यूम है। मैंने कहा अच्छा यार तू चल 2000 में चल तू 1000 में कर ले यार, चल मैं दे देता हूँ यार। फिर नहीं माना, अड़ गया। जब मैं बहुत तंगा, मैंने कहा चल 1500 ले चल, मैंने बना दिया वाउचर 1500 6000। कहता नहीं सर 2000 होगा सर। और वो कह रहा सर शॉर्ट रेडी। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके 2000 मैंने लिया मैंने अपनी बनियान सारी शर्ट, मैंने कॉस्ट्यूम दुशासन पहनना शुरू किया। अब वो लड़का जो एक्टर था वो मुझे देखता, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा छोड़ दे कोई बात, मैं लगा दाढ़ी लगा यार, क्या करना है, बाल लगा। वो कहता सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं दुशासन करूंगा। कहता सर मैं करूंगा। मैंने कहा तू करेगा? हाँ। मैंने कहा ठीक है, कितने में? कहता सर 500। मैंने कहा ठीक है ला 500 रुपए दे। कहता दे। मैंने कहा अब तू मुझे दे तब मैं तुझे ये रोल दूंगा, तू मुझे उल्लू समझता है। तो मैं चला गया सेट पे, कुंदन को पता ही नहीं। और जब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे हाथ में कुछ ऐसा डायलॉग था, तो कुंदन आता है और मुझे कहता तू क्या कर रहा है? मैंने कहा तू टेंशन मत, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो शूटिंग कर। So that is how I played that Dushasan. Thanks to that actor, I'm still on screen. But you keep playing this part. मतलब अमिताभ बच्चन को ये बोलना कि भाई मैं 65,000 का कमरा डेली का नहीं बुक कर पाऊंगा, और फिर उनकी प्लेन में बैठ के आना। भैया उसमें एक क्राइसिस क्या है, अगर मैं अमिताभ बच्चन के लिए तो कर दूं कमरा, फिर संजय दत्त का ना करूं, फिर सैफ अली का ना करूं, फिर होगी आउट ऑफ बजट फिल्म। आउट ऑफ बजट हुई तो फिर मारेंगे, फिर एकलव्य कैसे बनाएंगे? फिर आपको कुछ घटिया फिल्म बनानी पड़ेगी जो चले हर जगह।
आपको अगर आप कुछ देखिए, अगर आप आज ये काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2 कैमरे जूम में लगाए, आप बातचीत कर लीजिए। अब इसी का आपको 50 लाख रुपए का खर्चा हो, तो आप शायद हमारी जगह कोई कुछ रंगीले लोगों को लाएंगे, भाई 50 लाख खर्चेंगे तो कुछ और हमको मिल जाए। ये तो सब मुसीबत है ना। सी द मनी एंड आर्ट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इट्स वेरी डेंजरस। तो हमने, अच्छा उसका ये नहीं, अब अमिताभ बच्चन को उन्होंने मान लिया, ये सब किया, और जब भगवान ने पैसे दिए तो हमने उनका बहुत ध्यान रखा। हम अपनी गिफ्टेड हिम दैट कार। मतलब यू नो, I'll never forget, I took my mother, रोल्स रॉयस फैंटम, उनसे 4 करोड़ की गाड़ी, तो मेरी माँ ने उनको चाबी भी दे दी। तो वो अब वापस आई, मेरे साथ बैठी, मेरे पास ब्लू कलर की मारुति वैन थी, तो आगे बैठी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ड्राइवर नहीं था उन दिनों। तो मुझे कहती है, उनको लंबू बोलती थी, तो कहती तू ये लंबू नू गड्डी दे देती। मैं क्या, हाँ, तो खुद क्यों नहीं लंदा अपनी गड्डी? मैं कहा ले लांगा माँ, उन्हें बहुत मेरा किता है, उसने बहुत किता है महताब ने, मैं ले। बड़ी देर से होती रही, कहती 11 लाख दी तो होगी। मेरा हिम्मत नहीं पड़ी, मैं इसको बोलूं 4 करोड़ की, मैं क्या, तो उसने, मैं गाड़ी चला था, पीछे से मुझे चांटा मारा इतने जोर का, बेवकूफ। I'll never forget that. See, the point is, what is money if it can't give you joy? You know how happy I am today कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर मेरे पास ये हिम्मत थी कि मैंने दे दिया 4,000 करोड़। अभी भी, आज भी अमिताभ ने ट्वीट किया, I was so touched by his tweet, बुक के, मैंने नहीं बोला उनको ट्वीट करने, खुद ही किया, और बहुत अच्छा लिखा है, कुछ ऑनेस्ट, फ्रैंक, व्हाटएवर, रेयर थी जो भी। तो मन क्या, इतने साल के बाद कोई आदमी आपकी तारीफ करे तो उसकी खुशी तो करोड़ों से ज्यादा है ना यार। तो अच्छा अगर इंसान बनना है ना, तो सेल्फिश रीजन के लिए बनो यार। अच्छे इंसान बनने में ना ज्यादा, अच्छा बुराई भी बहुत, मेरी तो बहुत बुरा है। आप आके इंडस्ट्री में किसी को पूछ लो, तो रहमान की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। रहमान के साथ अभी मैंने काम किया शिकारा में, तो वो मुझे कहता है यू वांट टू नो समथिंग। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यू वर द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी। उसका मैंने पहला कुछ एड फिल्म का म्यूजिक सुना था, आज से पता नहीं 30 साल पहले, 40 साल। उन दिनों फोन नहीं था, तो मैंने फैक्स किया था रहमान को कि आई वांट टू वर्क विद यू। अब मैं भूल गया था, उसको याद था। कहता है मैं सोचा, मैं बंबई आया, जिसको मिला उसने आपकी बुराई की। उसने कहा तू विनोद चोपड़ा के साथ काम कर, वो पागल है, तू कहाँ जा रहे थे? कहता है मैंने, मुझे आज तक रिग्रेट है कि मैं आया नहीं, इसलिए मैं आपके साथ अब बता रहा हूँ आपको। तो मतलब पॉइंट ये है कि यू नो, सॉरी मैं बहक गया, बोलिए। नहीं, दैट्स द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। आपकी वो पागल है, मुझे फिर बच्चन साहब का एक कॉल याद आया आगरा से, यार नसीर के साथ कर लो, तो यार वो तो पागल है, वो तो तेरे लिए भी लोग कहते हैं। That's right. वो बहुत एक अच्छा शेर है, कहता है कि चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अब किस किस को समझाओगे यार? अच्छा हम ही पागल है, छोड़ जाने दो। आपने, हम लोग अमिताभ बच्चन के बाद के प्रसंगों की बात करने लगे, बट वो पूरा दिन कैसा था जब वो ऋषिदा के लिए शूट कर रहे हैं, आप उनको जाके बता रहे हो, आप रावण सागर के नटराज स्टूडियो में वो रील लगा के आए हो, चलो चलो चलो, फिर वो विनम्रता से पूछ रहे हैं यार मैं अपनी एक दोस्त को भी साथ ला सकता हूँ, एंड देन फाइनली नेक्स्ट इन कपल ऑफ डेज यू से नो। आई मीन प्रशांत पीछे चली गई क्योंकि मुझे तो वुमेन बनानी है, मुझे तो सत्य कथा बनानी है। हाउ वाज दैट डे? टेल अस अबाउट इट। क्योंकि आपने और रेनू ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर लिखा है, जिसकी एक फोटो भी है इसमें, कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है। भैया अमिताभ बच्चन के साथ काम करना तो ड्रीम था ना। ही वाज द बिगेस्ट स्टार, ही स्टिल इज। दैट टाइम तो देयर वाज नोबडी क्लोज टू हिम। पर क्या है ना सौरभ, ये हमको शायद, बिकॉज कश्मीर से मैं हूँ, छोटे शहर से हूँ, गांव से हूँ, मोहल्ले से हूँ, और अपनी जो फैमिली, पिताजी का भी बहुत आशीर्वाद है इस बात में कि मुझे कभी पैसे की ग्रीड नहीं रही। ऐसा नहीं रहा कि यार मैं भूखा मत। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा एक और प्रिंसिपल है जो भी मैंने लिखा है, वो मैं कहता हूं 3 प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। 3 नंबर 1 डायर पॉवर्टी, जो हम लोग उससे बच चुके हैं। सेकंड हेल्थ, और तीसरी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो रिलेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए कि
अगर आप एनालाइज करें ना अपनी प्रॉब्लम, तो आप देख लेंगे कि आपकी थर्ड प्रॉब्लम जो भी है वो क्रिएटेड। तो ऐसा मेरा समझना है। अच्छा अभिजात, एक बात बताइए, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंटली ऑनेस्ट, जैसे किताब ऑनेस्ट है। मैं पहली दफा विधु विनोद चोपड़ा से बात कर रहा हूँ। आप लोगों के बारे में जब मैं जेडीयू में पढ़ाई कर रहा था तब मैंने सुना था, जब ये मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म आई तो एक इंग्लिश लिटरेचर की लड़की ने बताया कि यार वो एक अभिजात जोशी हैं, वो लोग साथ में आके जुड़े हैं, दे आर क्रिएटिंग मैजिक। मैंने कहा अच्छा। फिर वो एक बड़ी चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें विधु विनोद चोपड़ा का जो गुस्सा उनके दोस्तों को खूब पता है, वो पहली बार कैमरे पर भी कैप्चर होता है। और देखिए कैसे वी बिकम स्लेव ऑफ दोज फ्लैशेस, दोज मेमोरीज। तो मैं बिफोर दिस इंटरव्यू आई वाज स्लाइटली नर्वस कि यार आई डोंट नो, मतलब हम तो किताब वाला बहुत खुल के बात करते हैं, खिलखिलाते हैं छोटे छोटे प्रसंगों पे, कैसा होगा उनका टेम्पर। अभी इज अपीयरिंग सो कूल एंड काम, बट आई रिमेंबर हिज कन्वर्सेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द बुक व्हेन ही टॉक्स टू प्रवीण कि तुम्हें मैं पे कर रहा हूं, मिस्टर बच्चन पे नहीं कर रहे हैं। सो अभिजात, हाउ डू यू मैनेज विद दिस सीसॉ राइड? आई रियलाइज लॉन्ग बैक कि मैनेज नहीं कर सकते, सी मैनेज कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे मेरा काम होता है लिखना, राइट? तो जब हम बैठते हैं तो हम एक फिल्म पे अग्री करते हैं या नहीं करते, राइट? अभी अगर तो हमारी, मुझे लगता है कि मोर और लेस मेरी जो काफी वैल्यूज है मैं इनसे सीखा हूँ, और हमारे जो विचार है वो काफी हद तक मिलते हैं, जुलते हैं। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि एकदम कुछ हमारे बहुत ही अलग ऑपोजिट पोल्स पे ही हम सोच रहे हो किसी चीज को लेके। तो जो एक ओवर आर्चिंग विजन होता है जो एथिक्स का, वो सही हमारा साथ में वो जुड़ा हुआ होता है। अगर उसमें जो कुछ तनाव आए तो फिर नहीं कर सकते वो फिल्म में, आपको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि सर ये नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट कर लूंगा। तो और वो समझ भी जाएंगे वो बिल्कुल। लेकिन अगर उनको कुछ शूट करना है तो उन्हें सेट पे जाके वो चीज को, वो he has to bring it to life। तो उसमें मैं डिफेंड नहीं करता अपने सीन को कभी भी कि नहीं नहीं मैंने ठीक लिखा है, यू नो, मैं कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे वहां जाके। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये सीन अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको मैं कैसे ये बात कम्युनिकेट करूं या क्या कमी है सीन में। तो इस लेवल पे ये बात होती है। आज तक हमारे बीच में ऐसा कोई संघर्ष उस किस्म का हुआ नहीं, नहीं, कभी मैं भी। एक और बात ऐड करना चाहूंगा सौरभ, कि मुझे डिसऑनेस्टी पे, बेईमानी पे और कमीनेपन पे, और कोई वर्ड उसका नहीं है और कोई ये वर्ड पे बहुत गुस्सा आता है। और मुझे तो जब वो आता है तो मुझे कभी, मतलब 26 साल से आज तक मैं अभिजात के साथ कभी चिल्लाया नहीं हूं। अभी आपने पहली बार बोला, मुझे मैं याद ही कर रहा था, अन्नू के साथ मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, मैं शायद एक बार हमारा झगड़ा हुआ था न्यूयॉर्क में, वही याद मैं कर रहा हूँ। तो जो सही लोग हैं ना, उनके साथ मुझे गुस्सा नहीं आता यार। और तेरे साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा भी कर लूँ। जब कोई मेरे को ऐसा पूछता है, अच्छा हाउ डू यू फील, योर बुक इज ए बेस्ट सेलर सर, हाउ आर यू फीलिंग, तो मुझे आता है यार हाउ एम आई फीलिंग, तूने बुक पढ़ी है? यही हुआ था शट अप के टाइम, मैंने कहा भैया बुक पढ़ी है तूने? उसने कहा नो सर, हम आस्किंग। मैंने कहा तूने बुक पढ़ी है? जब पढ़ी नहीं तो तू मुझे सवाल कैसे पूछ सकता है? तो फिर भी नहीं सर, आई हैव राइट टू आस्क। मैंने कहा शट अप। और एक शट अप बोला था, टीवी वालों ने, आप जैसे लोगों ने उसको 3 शट अप बना दिए। तो एक शट अप बोला, उसका शट अप करेगा, ठीक है। मैं जहां जाता हूं, मैं भोपाल में कहीं शूटिंग के लोकेशन के लिए गया, वो मेरा ड्राइवर 3 दिन उसने मेरा ध्यान रखा। जब मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया अभिजात, तो मुझे बोलता धन्यवाद बहुत बहुत सर, मैं तो बड़ा घबराया था, मैंने वीडियो देखा था कि आप तो बहुत गाली देते। मैंने कहा यार अच्छे आदमियों को नहीं देता भाई। तो ये रेपुटेशन तो मेरी ठीक कर दे सौरभ, ये क्लिप बहुत चला ना कि गाली देता है तो अच्छे आदमियों को नहीं देता। पागल नहीं है क्या? अच्छा, हम लोग थोड़ी देर पहले वो कॉस्ट इफेक्टिव रहने के चक्कर में, कास्टिंग के चक्कर में जाने भी दो यारों की बात कर रहे थे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट योर एक्टिंग डेब्यू, मर्डर एट मंकी हिल। शौक था यार। और वो जो आपने, भाई साहब, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है उन कैमरा पर्सन्स को हु केप्ट रोलिंग ड्यूरिंग 26वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
इधर से नीचे उतर जाऊंगा तो ये पैसे नहीं मिलेंगे, एंड देन प्रेसिडेंट हैज टू स्टेप इन एंड दैट द नेक्स्ट डे कन्वर्सेशन अपने पापा को फोन लगाओ लाइक दैट हेडमास्टर. आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन मिस्टर आडवाणी लाइक दैट. एंड अरे देन ऑल ऑफ अ सडन दैट मेल्ट डाउन कि तूने नाश्ता नहीं किया, अंडा पराठे खाएगा. ये कहानी तो पूरी बतानी पड़ेगी. हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी, और खुद अभिजात ने लिखा है कि ये मेरी फेवरेट कहानी है. यस. भैया क्या है कि नेशनल अवार्ड मिला तो हिंदी में छपा था, नकद पुरस्कार 4,000 रुपए. तो हम बड़े खुश हो गए, हम दिल्ली पहुंच गए, स्टेज पे चढ़ गए. उन्होंने पहले तो लाल वो फीते वाला वो डाल दिया, हमारा ध्यान पूरा एनवलप पे था, तो दिया उन्होंने लिफाफा. अब लिफाफा देखता हूं तो उसमें पतला सा था वो. मैंने कहा यार 4,000 रुपए, उन दिनों तो 100 रुपए होते थे, बड़े मोटा होना चाहिए. तो मैं किसी रहा नहीं गया, मैंने खोल दिया. तो अंदर से देखता हूं तो एक बॉन्ड निकलता है, पोस्टल बॉन्ड, एनकैशेबल आफ्टर 7 years. तो मैं वैसे ही खड़ा हो गया. अब वो लोग बोल रहे क्या हुआ. मैंने धीरे से अडवाणी जी को कहा, INB मिनिस्टर थे, मैंने कहा सर ये नकद पुरस्कार की बात हुई थी, ये तो पोस्टल बॉन्ड है 7 साल के बाद. बोले हाँ पर ये आपको मिल जाएगा ना 7 साल में. मैंने कहा सर 7 नहीं, आपको ज्यादा मिल जाएगा, आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. मैं बोला सर पर नकद पुरस्कार तो अभी नकद मिलना चाहिए. तो बोले हाँ हाँ चलो अच्छा करते बात करते, बेटा उतरो. तो अब विज्ञान स्टेज पे हम खड़े हैं. अब मैंने कहा नहीं सर मैं कैसे उतरूं, आपने मुझे बोला था नकद पुरस्कार, आप नकद दे दीजिए. अब ये बातचीत तो राष्ट्रपति सुन रहे हैं. संजीवा रेड्डी वो हिंदी कम जानते थे, तो उन्होंने मुझे इज देयर अ प्रॉब्लम यंग मैन. मैंने कहा सर ही प्रॉमिस कैश एंड दिस इज नॉट कैश. तो शास्त्री भवन आइए आप सुबह, ऐसा कहा अडवाणी जी ने, 11 बजे आपको पैसे मिल जाएंगे, चलिए. अब मैं घबरा गया कि उतर गया तो अब फिर खत्म बात होगी. अब मैं था, अडवाणी जी थे और प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति से मैंने कहा कि देखिए यहाँ 3 ही लोग हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आपको फोन करूंगा, नंबर दे दीजिए. कहते नहीं ये बहुत अच्छे इंसान है, देंगे, नहीं देंगे तो आप राष्ट्रपति भवन आ जाना, हो जाएगा आपका काम. तो मैं उतर गया, 11 बजे पहुंचा शास्त्री भवन. इतने गुस्से में बैठे हुए अडवाणी जी, और उन्होंने जोर से मेरे पे चिल्ला के कहा कि ये मैं भारत का भविष्य देख रहा हूँ, राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता, अपने पिताजी को फोन लगाइए. बिल्कुल. मैंने उठा भी लिया फोन. मैंने कहा कश्मीर लगाइए फोन, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये है भारत का भविष्य. अब वो बोलते गए तो मैंने कहा भैया आपने नाश्ता किया है. तो वो रुक गए. बोले क्यों 11 बजे, क्यों क्यों. मैंने कहा किया है ना. कहता हाँ. तो मैंने कहा मैंने नहीं किया, मैं भूखा हूं. क्यों. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. ये कमीज मैंने उन दिनों एरो का होता था, मैंने कहा उधार की कमीज है, पहली बार पैंट इतनी अच्छी मैंने पहनी है, 60 रुपए की शर्ट, एसी में बैठ के आया. तो ना 3rd क्लास में चलने वाला आदमी, पहली बार मैं, वो उन दिनों डीलक्स चेयर कार चली थी एयर कंडीशन, मैं उसमें आया यार, ऐसा बैठ के कुर्सी पे एयर कंडीशन, मैं अपने पैसों की कमाई से जा रहा हूँ. 4,000 रुपए मिलने वाले थे. तो मैंने कहा और दोस्तों से पैसे लिए, उनको क्या कहूंगा कि 7 साल के बाद तुम 1200 का 2500 ले लो. सर आप भाषण रहने दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए. अरे उनको इतना, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, आई हैव सेड इट मेनी टाइम. उन्होंने नाश्ता ऑर्डर किया शास्त्री भवन में, पराठे खाओगे. हाँ. अंडा खाओगे, अंडा खाते हो. मैंने हाँ. अंडा पराठा खिलाया, वाह. और गोल्ड आखाना भेजा, और वहां कुछ उन्होंने कर दिया था, मैंने वो दिया और 4,000 रुपए मुझे मिल गए. तो वो मेरी लाइफ की पहली कमाई थी सौरभ. 4,000 रुपए. And within few months or few years you were again on same table कि सर मेरा पासपोर्ट वीजा. कुछ नहीं था. ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, मुझे किसी ने फोन किया जी. मैंने कहा भैया नॉमिनेट बहुत बड़ी चीज होती है, ऑस्कर के लिए कहाँ नॉमिनेट हो गए. हाँ. बोला भैया पेपर में छपा. मैं बोला नहीं, कहाँ. तो लाओ टाइम्स ऑफ इंडिया. अंदर वो देखिए किताब में उसकी फोटो है. जी जी जी. 4वां 5वां पेज में छोटी सी एक सिंगल कॉलम छोटा बॉक्स. जी. आज की डेट में अगर आप नॉमिनेट हो जाएं सौरभ, तो सोचिए क्या होगा, कितना ट्विटर और ट्रेंडिंग सौरभ हो गया इसका. कुछ नहीं हुआ, हमको तो पूछा नहीं किसी ने. अच्छा हम नॉमिनेट हो गए, अब कहाँ जाएं. तो भैया भागे दिल्ली कि हम सर नहीं. फिर मैं पहले फिल्म डिवीजन गया कि सच्ची खबर है. कहना हाँ आप नॉमिनेटेड हैं और आपको इनवाइट किया है एकेडमी ने, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. मैंने कहा तो क्या कैसे. तो कहता बस अब इनवाइट किया. मैंने कहा कैसे जाएंगे. कहता वो तो आपको कर जाना पड़ेगा. भागा दिल्ली, कॉरिडोर्स, वो शास्त्री भवन में, वो मुझे सेक्रेटरी पूछता है उनका क्या चाहिए.
मैंने कहा मंडे, और ये कुछ फ्राइडे था जी। मंडे को आप सोचिए कि ऑस्कर है, ये फ्राइडे में पहुंचा हूं। बोला क्या, बोला कहता टिकट है, मैंने नहीं, पैसे हैं नहीं है, कहा वीजा है, कुछ नहीं है, पासपोर्ट है नहीं है, तो जाओगे कैसे? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। आई मेट अडवाणी जी, ही गॉट मी अ पासपोर्ट इन 1 day विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, वैलिड फॉर 6 months। और उन्होंने मुझे एयर इंडिया की टिकट दी सरकार की तरफ से, वो $20 का भत्ता दिया 1 हफ्ते के लिए। अब वो लेके मैं वापस ट्रेन में भागा बंबई, और सैटरडे मॉर्निंग पहुंचा हूं, और भागा सीधा ब्रिज कैंटीन वीजे के लिए, वो बंद है अमेरिकन एम्बेसी। योर फाइट विद दैट चौकीदार। यू नो, सौरभ, सफेद कलर की बिल्डिंग थी, कभी नहीं भूलूंगा। और वो ब्लू में खड़ा, मैंने कहा मुझे यार पासपोर्ट है, ये मुझे वीजा है। उसने कहा सर प्लीज स्टेप अवे, सैटरडे इज क्लोज। वो बोला था, इंग्लिश में बोलता जा रहा है। फिर वो जो आपने शटअप वाला रूप देखा वो आ गया, और मैंने उसको मोटी मोटी गालियां देनी शुरू की हिंदी में कि यार तू हिंदुस्तानी है, तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है, तू हिंदी में मेरे से बात कर, मुझे जाना है, ये करना है, वो करना। तब तक एक अंग्रेज उतरा, young man, if you're not out of our premises, we'll call the police। मैंने कहा you know the Oscar is on Monday, and तो मुझे देख के कहता है what you have to do with Oscar। मैंने कहा I'm nominated। उसको सच में लगा हुआ पागल है, क्योंकि मैं ऐसी हालत में 3rd क्लास में आता। कहता है you are nominated। I said yes, you have proof। मैंने कहा yes, और न्यूज़पेपर निकाला, यही जो फोटो छपी है नॉमिनेटेड। विधु विनोद चोपड़ा दूसरा पुन निकाला, मुझे गोल्डन पीकॉक मिला था, वो भी निकाला, और जानू जी के साथ फोटो। मैंने कहा सी विधु विनोद चोपड़ा, आई एम विनोद चोपड़ा, दिस इज माय फिल्म, आई एम नॉमिनेटेड। अरे ही वाज शॉक्ड एंड ही जस्ट टुक माय दिस थिंग एंड ही सेड पासपोर्ट, जो खाली पासपोर्ट था, चला गया अंदर। कुछ 15 मिनट आधे घंटे में आया, और उसमें 1 हफ्ते का सिंगल एंट्री वीजा था। और मुझे कहता है नेक्स्ट टाइम डोंट मेक अ सीन। तो मैंने हंस के कहा कि यार इफ आई डिडंट मेक अ सीन आई वुड नॉट बी एट द ऑस्कर। सो इतना हंसा वो आदमी, कहता ओके ऑल द बेस्ट, आई होप यू विन। इससे तो मैं ऑस्कर पहुंचा हूं। और इसी हंसी को हम हजारों मील दूर ले जाते हैं, वो शोफर जो आपको रिसीव करने आया आपके होटल में। उसको तो यकीन ही नहीं हुआ, वो मुझे दरवाजा खोला, मैं निक्कर में था, निक्कर पहन के बैठा था होटल में। मुझे बोलता है इंग्लिश में बराबर, आई एम हियर टू टेक मिस्टर वायनाड चोपड़ा। I said, yes, मैं उठा रहा हूँ। Young man, Mr. Vainod Chopra, is this his room? I said, yes, उठा रहा हूँ मैं सर। You don't get it, I'm here for Mr. Vainod Chopra। मैंने कहा, I am Vainod Chopra। तो मुझे बोलता है, you are Vainod Chopra? Sir, you are nominated for the Oscars? I said, yes। ऐसे खड़ा था बिल्कुल, वो कोट टाई पहन के, you are not। वो जैसे उसका हुआ एकदम ऐसा हो गया, कहता how old are you fucker? Then, मतलब मुझे वहां से मोटर से बेवली हिल्टन होटल में ले गया। मेरी बहन शैली दिल्ली में वहां थी, कनाडा में, उसको फोन किया। मैंने कहा शैली आई एम नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। वो हंस रही, हाँ व्हेन आर यू मीटिंग बिल क्लिंटन, जो भी था, जिमी कार्टर था उन दिनों। मैंने कहा यार आई एम रियली नॉमिनेटेड, आई एम एट बेवली हिल्टन। कहती बकवास मत करो। मैंने कहा भैया, तो कहती इतना है तो रूम नंबर बताओ, मैं वापस करती हूँ। She was talking in Punjabi, please speak in Punjabi to add that। तो कहती तुसी अच्छा बेवरली हिल्टन जाओ, हाँ तो फिर कमरा नंबर होएगा। मैं क्या, हाँ तो दियो नंबर, मैं करनी है फोन। बकवास कर दो। मैं क्या यार ये नंबर है टेलीफोन। मैंने बंद कर दिया। 1 मिनट में फोन बजा, मैंने उठा, मैंने हेलो, लॉन्ग पॉज, मैं क्या हेलो हेलो, विदुप्रा जी तुसी नॉमिनेट हो गए हो। It was like a shock of a life. So, and the crazy story, and that photo you should try and get from your context. In 1979 when I was nominated, तो ये था कि भैया टक्सेडो पहन के जाना है, और टक्स का रेंट लगता था, ढेला पैसा जेब में नहीं था, कहाँ से लाऊं टक्स। तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा भैया मैं शर्ट पहनूंगा, कमीज पहनूंगा। उन्होंने कहा यू कांट कम टू ऑस्कर्स, शर्ट पैंट में आ ही नहीं सकते। तो ये मेरी लास्ट हर्डल थी कि मैं अंदर कैसे जाऊं भैया। उन्होंने कहा अंदर जाने के लिए टक चाहिए, नेशनल ड्रेस। तो मैंने फट से कहा आई हैव माय नेशनल ड्रेस। ओके, कुर्ता पजामा जो मैं रात को सोता था वो मैंने पहना, खाली का कुर्ता पजामा, नेशनल ड्रेस, उसमें मैं गया हूं ऑस्कर के लिए। वो फोटो मिलना चाहिए हमको किसी दिन। वो फोटो मिलना चाहिए। और फिर आप जेन फोर्टा को हड़का रहे हैं, बैठ रहो।
यार मैं पहचाना ही नहीं, मेरे साथ बैठी हुई है, उन्होंने आके कहा था यू आर ऑस्कर नॉमिनीज, डोंट मूव टू मच, यू आर ऑन कैमरा। ये तो मैं तो ऐसा ऑस्कर नॉमिनी ऐसा बैठा हुआ था कि मैंने फोटो आ रही है भैया अमेरिका में और ऑस्कर भी मुझे ही मिलेगा। तो उस वक्त तो यही सोचती कि अपने को कौन रोक सकता है। तो ये लेडी बार बार उठ के यहाँ वहां जाए, तो मैंने कहा भैया दे आर सेइंग डोंट मूव प्लीज सिट। शी सेड आई एम सॉरी। तो फिर उन्होंने कहा ऑस्कर गोज टू फॉर कमिंग होम टू जेन फोंडा, और यही लेडी उठ के जा रही है। बजाई जब वापस आई मैंने कहा भैया माफ करना, मैंने नहीं, मुझे पता नहीं आप जेन फोंडा है। She said but I knew, she said I knew you didn't but what you said was right. So हाँ भैया बड़ी लंबी, that shows the humility of a person. yeah. But you guys were not at your humility वाला best जब आपके प्रोड्यूसर साहब फ्रांसिस फोर्ड कपोला को I mean just think of it कि आप कपोला के शोल्डर, हेलो एक्सक्यूज मी, that was so Delhi thing. उसको लग रहा था कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट ये लड़का हुआ बहुत बड़ी बात है, उसको पता ही नहीं था फ्रांसिस फोर्ड कोप्पला कौन, उसने ऐसे हाथ लगाया उसको। हुआ ये कि फ्रांसिस फोर्ड कोप्पला वाज स्टैंडिंग देयर विद टॉकिंग टू माइकल केमिनो हु मेड डियर हंटर। Yes. तो मैं आप इतना पास था, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा यार मैं इतनी दूर से आया हूँ इस आदमी को मिलने के लिए, पर 5 स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है, 5000 माइल से आया हूँ, कौन है कहता। मैंने कहा गॉडफादर बना ये फ्रांसिस फोर्ड। इसके पहले मैं उसको रोक पाऊं, उन्होंने काफी हैप्पी थे उन दिनों, वहां पे काफी फ्री माल था, तो सीधा वो जाके उसको ठक करता था। फ्रांसिस फोर्ड वो ही टर्न फ्रांसिस, माय डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड, कम ऐसा कम से बोला, मैं मर गया। मैं कहा यार या तो भागो। मैं भाग के गया, मैंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इंट्रूजन इनटू योर प्राइवेसी, इट्स कॉज्ड बाय मी। आई टोल्ड हिम दैट आई डोंट हैव द गट्स टू वॉक अप टू यू, यू नो इवन 5 स्टेप्स इन। तो ये मुझे दिखता, कहता यू आर नॉमिनेटेड, सो यू शुड स्टे हियर एंड मेक फिल्म्स। तो मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने एनीथिंग गॉडफादर सेज। देन ही इनवाइटेड मी टू स्टूडियो। बहुत अच्छा रहा यार, बहुत। एक्चुअली अब ये किताब में एक और क्या बात हुई सौरभ, ये हमने किताब लिखी नहीं, असल में ये बहुत जरूरी बात है, मैं और अभिजात ने 5 साल पहले ये बातचीत करी थी और ये पड़ी हुई थी, ये कोविड की वजह से ही छप गई, क्योंकि नसरीन मुन्नी कबीर आई, उसने देखा, कहती ओ व्हाई आर यू नॉट प्रिंटिंग। मैंने कहा यार ये कौन इसको ठीक करेगा, ये करेगा। अगर ये किताब छपी है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ नसरीन मुन्नी कबीर का, ना अभिजात का ना मेरा है, क्योंकि ये तो पड़ी रहती। मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद इसको उठा के रद्दी में बेच देते, क्योंकि हमने कुछ छपाने का सोचा नहीं था। ये सब नसरीन, एंड आई होप दिस प्रिंट यू प्रिंट के नसरीन की वजह से ये किताब जो है आप सब पहुंची है। Once this episode gets uploaded, I'll send it to Nasreen Appa as well. हाँ ये जरूर बताइएगा, है ना। और she did an incredible job, क्योंकि ये ऐसा फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन था, उसका जो फ्लो दिया उन्होंने वो नसरीन जी ने दिया, बहुत बहुत। और मैं उनको ये जो बात कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें उनको याद है, तो मुझे लगता है कि आज ये किताब जो हुई है वो सार्थक हो गई, क्योंकि यही इंटेंशन से हमने लिखी थी कि मुझे अमेजिंग लग रहे थे किस्से, और आज इनको भी लग रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो भूल गया था, मेरे को सौरभ यही पैरेट है, सारी मेमोरी इसके पास। पर अब ये वो मुझे याद थी, लेकिन आज उनको पता है, और आई एम सो ग्लैड कि ये कहानियां बंद नहीं है कहीं। पर मुझे पता सबसे खुशी किस बात की अभिजात, मुझे ये खुशी है कि ये कहानियां निकलें और कोई और लोग उन छोटे मोहल्लों में जो बैठे हैं, वो जहां सोच रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, और वो लोग जो बंबई आते हैं सोच के या तो अपनी आत्मा को बेचना ही है और कोई तरीका नहीं, वो सब लोग ये पढ़ें और उनको लगे कि यार एक और रास्ता है, जरूरी नहीं है। और वो रास्ता सिंपल है जो हमने 3 इडियट में कहा, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ये बॉटम लाइन है सर। और उस पूरे प्रोसेस के दरमियान बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। आई मीन दिस रिमाइंड्स मी कि खामोश के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जिस तरह की आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी, एंड यू येलिंग एट राजीव एंड गुलशन राय, अरे बुके भेजा था, अरे बुके ही तो भेजा था, तो मेरी फिल्म क्यों नहीं बांट रहे? क्या था वो बाकी? यार वो तो खामोश जो है 1 साल तक किसी ने नहीं खरीदी। एक्चुअली अगर मैं प्रोड्यूसर बना ना, मैं मुन्ना भाई मैंने राजू के लिए प्रोड्यूस की और प्रोड्यूसर बना, तो सिर्फ इसीलिए बना कि मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, सबने तारीफ करी,
तारीफ करी, यश चोपड़ा ने फिल्म देखी, इतनी तारीफ करी, गुलशन, लेकिन तारीफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? अगर आप किसी की तारीफ करते हैं उसके काम की और आपको लगता है कि उसको मदद की जरूरत है उसके काम में, तो अगर आपने तारीफ की तो आपका धर्म है आपकी उसकी मदद करो, या तो तारीफ मत करो। तो मेरी किसी ने करी नहीं मदद, तारीफ बहुत करते थे, फूल भेजे जैसा आपने देखा किताब में पढ़ा, गुलशन राय ने भेजे, राजीव राय ने भेजे, लेकिन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहे, तो तारीफ का क्या मतलब है? तो बॉटम लाइन ये है कि ये मैं प्रोड्यूसर भी इसीलिए बन गया। राजू ईरानी ने मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस सुनाई, उसने कहा भाई एक्टर को चाहिए, मुझे लगा यार ये लड़का बहुत इसके मन में, तो मैंने कहा अच्छा चल मैं ही करता, और इसलिए वो फिल्म वो बनी जो बनी। क्योंकि नहीं तो क्या होता है फिर प्रोड्यूसर्स यू नो ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस कम इन माइंड, यार इसमें शाहरुख को ले लो, इसमें इसको ले लो, इसको मत लो, ये छोटा हीरो इससे ज्यादा पैसे मिले। तो होता क्या है कि मैं अगर प्रोड्यूसर बना सिर्फ इसलिए बना क्योंकि मेरे को किसी ने मदद नहीं की। आई वुड लाइक टिल आई एम अलाइव कि जहां मुझे टैलेंट नजर आए। अब की आज की डेट में एक प्रॉब्लम है, ये जरूर छापेगा कि जितना टैलेंट है अभी ये ओटीटी, ये इतना अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फलाना ठिलिक, ये फ्लिक्स, इसमें इतने घुस गए हैं कि अपनी डेवलपमेंट एज एन आर्टिस्ट ही खत्म हो गई है। क्योंकि काम इतना है, बिकाऊ माल इतना है, यहां भी बिक रहे हैं वहां भी बिक रहे हैं। तो बहुत मैं समझता हूं कि आज की डेट में टू एक्सेल इन वर्क is becoming far more difficult because there are a lot of attractions, let us put it that way, to quickly to make quick bucks. मैं इस मोड़ पे इस कहानी को छोड़ता हूँ अल्प विराम, जब आप तय करते हैं कि आपको राजू की फिल्म प्रोड्यूस करनी है, और मैं वापस जाता हूँ और मुझे 3 वाक़ये याद आ रहे हैं। कपोला आपसे बोलते हैं कि यू शुड स्टे हियर बट यू वांट टू गेट बैक बिकॉज़ यू आर मैडली इन लव विद रेनू। देन आपकी और रेनू की फाइट रीगल सिनेमा में हुआ था, वो प्रीमियम रीगल में कि यार ये कट लगा दे, तो नहीं लगाऊंगी, तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं वीडियो एडिटर हूँ। देन दैट डिवोर्स कोर्ट वाला सीन where you are asking her and judge is bewildered, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, डिवोर्स लेने आए, तुम लोग आपस में बता रहे हो, हंस रहे हो, and then next time you posing seriously। और फिर एक दुखांत तरीके से जब वो सर्कल खत्म होता है, क्योंकि मिशन कश्मीर के दौरान while she was fighting with cancer she died। and let me tell you Mr. चोपड़ा, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत फट्टे मारते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जिस ऑनेस्टी के साथ यू हैव टॉक्ड अबाउट हर and your association, I mean it's really inspirational, I'll say, being so honest। हम लोग के दौर में महात्मा गांधी को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती, बहुत सारी बकवास भी कही जाती है, और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ इन माय लिमिटेड नॉलेज की जितना क्रिटिसाइज करना है गांधी को करो, पर एक बात तो है, बंदा अपनी वैल्यूज के लिए ईमानदार था और अपने नंगेपन को उघाड़ने में उसको कोई शर्म नहीं थी। हम ये सब जानते हैं बिकॉज ही रोट अबाउट इट। Tell us about Renu. I mean, you guys were together, you were making films together. How was it? No, Renu was, it was one of the very most beautiful times of my life. Fortunately, my life has been very kind to me. But that time, it was Renu I met in the Film Institute, and हम like-minded थे। See, जरूरी क्या है, एक और शेर है, कहता है कि भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे हैं। तो अभी हम ये इंटरव्यू में हमको मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सूरत हैं, हम लोगों की लाइक माइंडेड है। मैं आपसे बात कर, मैं बोर हो जाता हूँ इंटरव्यू में, 15 मिनट में मैं उठ जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं, और फिर लोग समझते हैं रूड है, बहुत गंदगी से बात करता है। अरे बात करूं क्या, तुम सवाल पूछो तो बात करूं भाई। अब तुम मुझे पूछो कैसा लग रहा है सर, आपकी पिक्चर बेस्ट सेलर होगी, आपकी किताब तो नंबर 1 होगी, कैसा लग रहा है? अरे कैसा लगेगा भैया, बुरा लगेगा क्या, अच्छा ही लगेगा ना। तो एनीवे, टू कम बैक टू रेनू, हम लोग लाइक माइंडेड, तो हम लोग बिल्कुल 2 थे, लेकिन हम एक थे। जैसा अब मैं अनु के साथ फील करता हूँ, हम लोग 2 हैं पर हमारा एकदम लाइक माइंडेड, एकदम। अब उसका एक प्लेटफॉर्म है फिल्म कंपेनियन, जिसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं, और मेरा उसमें नाम ही नहीं लेते, कभी मेरा जिक्र नहीं होता, ना मेरी किताब का, ना मेरा, ना मेरी लाइफ का। बताइए ये कौन करेगा कि पैसा भी मेरा लगा है, और मैं वो फिल्म कंपेनियन में कोई 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन की फॉलोइंग है, और मेरी बात ही नहीं होती उसमें।
अरे भैया मेरी किताब छप रही, जरा छाप दो। सवाल ही नहीं उठता। तो ये हैं असूल जिन पे हम चलते हैं। अन्नू और रेनू बिल्कुल ऐसे ही असूलों से चली। और जब हम फिल्म इंस्टीट्यूट में थे साथ, तब ऐसा ही रहा। शादी भी हमारी, शादी तो हमारी क्यूटेस्ट स्टोरी है कि हम इतने यंग थे और लगते भी छोटे थे कि हम योगा के लिए जाते थे। तो एक दिन रेनू बीमार होगी, नहीं आई, तो मैं खाली योगा के लिए गया, तो टीचर बोलता आज दीदी नहीं आई। हिम्मत नहीं हुई सौरभ कहने की कि दीदी नहीं मेरी बीवी है। मैंने कहा हाँ दीदी की तबीयत खराब है। अच्छा, उस पान वाले ने क्या पूछा था कोलाबा में जिससे आप सहरा हटा के पता? अरे यार वो अबे शादी करने जा रहा हूँ, कोलाबा में सहरा पहना हुआ है, घर मालूम नहीं किधर है। तो मैं उतरा, टैक्सी से उतरा, और उसको मैं ऐसा सहरा उठा के पूछता हूँ पान वाले को, यार ये बिल्डिंग किधर है? तो कहते तू शादी करने जा रहा है। मैंने कहा कहते तुझे पता है? यार ऐसा कर, मैं ले चलता हूँ तेरे को। तो पान वाला मेरे को बिल्डिंग में ले गया, क्योंकि मेरे पता ही नहीं। मैं एक हाँ रेनू की बात निकली, मैं आपको जल्दी से बता दूं ये कि रेनू की वजह से रैंचो का कैरेक्टर आया 3 इडियट में। बिकॉज क्योंकि करीब फिल्म के सेट पे, और अगेन आई वाज 26 बाय द टाइम द मूवी वाज बीइंग शॉट, आई वाज 27। रेनू से मेरी काफी मतलब आई रिस्पेक्टेड हर ट्रेमेंडसली। शी वाज अमेजिंगली काइंड टू मी लाइक विनोद वाज। तो रेनू टोल्ड मी कि उनके, मैं आपको मिलवाती हूँ किसी से, जो एक भाई साहब आए हुए थे सेट पे, बोले कि ये हमारे साथ 4 साल इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन हम उन्हें कोई अलग नाम से जानते थे। तो ऐसा क्या बात है? तो मैं जाके उनसे मिला शूट पे लंच टाइम पे, और रेनू ने किस्सा बताया कि वो जब 70s में, लेट 70s में फिल्म इंस्टीट्यूट में एक बंदे को एडमिशन मिला एक छोटे गांव में, और उसे जाना नहीं था, तब तक उसका प्लान चेंज हो चुका था, उसको उसके फादर के बिजनेस में जुड़ जाना था। तो दूसरा बंदा जो था गांव में, उसने कहा भैया एडमिशन का लेटर ला। उस जमाने में आईडीज नहीं थे, तो वो एडमिशन का लेटर लेके वो बंदा फिल्म इंस्टीट्यूट पे आ गया, और 4 साल रेनू और विनोद के साथ पढ़ाई की। और मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन बाद में जाके उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, और अच्छी फिल्म बनाई। तो मैंने रेनू, मैं ताज्जुब, मैं चौंक गया। मैंने बोला कि लेकिन जब वो ग्रेजुएट हुए होंगे तो उनको जो डिग्री मिली वो तो उनके नाम से नहीं मिली होगी ना, वो तो जो दूसरा बंदा जिसका ओरिजिनल एडमिशन था उसके नाम से मिली होगी। तो रेनू ने मुझे ये सेंटेंस कहा था कि ही वांटेड एजुकेशन नॉट द डिग्री। वो सिनेमा पढ़ने के लिए आए थे। तो ये कहानी मेरे माइंड में घुस गई। अब ये है 1996 की बात, और जब 3 इडियट्स लिखी जा रही थी 2007 में, तब राजू को मैंने ये किस्सा सुनाया कि लगे रहो मुन्ना भाई के फौरन बाद हमने शुरू किया था, और हम सोच रहे थे कि ये दोस्त, राजू के माइंड में था कि ये जर्नी पे निकले दोस्त, तो ये दोस्त जर्नी पे क्यों जा रहे हैं, तो ये दोस्त उनका खो गया। क्यों खो गया? तो मेरे को ये कहानी याद आई। आई सेड ही इज एन इम्पोस्टर, एंड राजू जाके इस बंदे से मिला और उनकी परमिशन ली कि भैया ये कहानी हमें बहुत रोचक लग रही है, और वो कहानी हमने यूज की 3 इडियट्स में। तो वो रैंचो जो है वो असल में है, और रेनू की वजह से हमें वो रैंचो मिला। ये आप सब मुझे बता रहे थे, जैसे आपने एफटीआई किस्सा बताया, मैंने इसको स्पेशली मार्क भी कर रखा है कि जब आप वहां पर जाते हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, और ऋषिदा हैं और किशन चंदर हैं जी, और वो बातचीत चल रही है, यार तूने एमए इकोनॉमिक्स किया है, तू यहाँ क्या कर रहा है? देन यू से समथिंग व्हिच इज वेरी मूविंग कि आई एम लेटिंग माय चाइल्डहुड पैशन ओवररूल माय रैशनल। और वो आज भी वही है, आज भी वही है, बिल्कुल वैसे ही है सौरभ। आज भी आई एम लेटिंग माय चाइल्डहुड पैशन ओवररूल बाय, सी रैशनली तो हमकी मुन्ना भाई 3, मुन्ना भाई 4, मुन्ना भाई 5, 8-10 बन जानी चाहिए। रैशनली तो वही है, मगर हमारा पैशन कहता है कि जब तक कहानी कमाल की नहीं होगी हम नहीं बनाएंगे। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन देख लो, एक तरफ हजारों करोड़ है और एक तरफ पैशन है जो कहता है कि मुन्ना भाई 3 बनाएंगे जरूर, लेकिन अच्छी कहानी लगेगी तब बनाएंगे। ये सवाल तो बहुत पूछा जाता होगा आप लोगों से कि मुन्ना भाई पूछा जाता है, और मैं अब तंग आ गया हूँ जवाब दे के। बस जवाब बहुत सिंपल है सौरभ, हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अभी लिख रहे हैं अभिजात और राजू, लेकिन बनाएंगे तब जब हमको लगेगा कि पुरानी कहानी से ये कहानी बेटर है। अच्छा,
क्योंकि हम सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं बना सकते, बनाएंगे ही नहीं हम। या if I remember correctly, एक ट्रेलर आया तो था मुन्ना भाई चले अमेरिका। हाँ, वो लिखा भी था यार, वो आधी कहानी रेडी है, आधी ये लिख देंगे तो हम बना लेंगे। बैठे हैं आपके साथ राइटर, इनको पूछ दीजिए, बता दीजिए। बताइए विजात बाबू। ये कह रहे हैं कि वो लगे रहो मुन्ना भाई से बेटर। मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात ना बोले, उसके लगो लग आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इतना बड़ा प्रेशर उसके वो तो एक्सेप्टेबल हो जानी चाहिए। पर वो नहीं, वो कहानी वो नहीं कर पाए, वो जो मुन्ना भाई चले अमेरिका वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसी किस्म की एक कहानी दूसरी आ गई। तो हमारा जो वो थीम थी वो हमारी वो बेकार चली गई। तो अभी हम बरसों से ढूंढ रहे हैं वो कहानी, और बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। और कुछ चीजें लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं होगी, जो उन्होंने बताया कि लगे रहो के करीब की पिक्चर या एमबीबीएस की करीब की, तब तक नहीं दे सकते। लेकिन एक कहानी मिली है, शायद इंशाल्लाह हो जाएगी। देखिए क्या है ना कि इरादों में और विचारों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। इरादा तो बुलंद होना चाहिए कि उससे बेटर बनाएंगे, नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इरादा तो कीप सेइंग कि कम से कम तुम तो वो इकलौते इंसान रहो जिसे वो फिल्म अच्छी लगे, बकवास ना लगे, दुनिया को लगे पर तुम्हें ना लगे। ये उन्होंने फर्स्ट डे बताया, जो फर्स्ट डे में उनको मिला तब इन्होंने मुझे कहा था कि फिल्म अगर किसी को नहीं अच्छी लगेगी, आप जो वो फिल्म बनाओगे जो आपको अच्छी लग रही है, तो किसी को ना लगे, दुनिया में सिर्फ एटलीस्ट एक बंदा होगा जिसको अच्छी लग रही है, जो आप खुद है। नहीं तो आप दूसरों के लिए बनाए तो आपको तो अच्छी लगी नहीं रही है, और दूसरों को नहीं अच्छी लगेगी तो दुनिया में किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, अभी तेरे से हम इंटरव्यू बातचीत कर रहे, बड़ा मजा आ रहा है। अब ये कोई देखेगा तो बहुत अच्छा है यार, नहीं भी देखेगा तो हमारा तो 1 घंटा अच्छे से कट गया ना, बड़ा मजा आया। कोई ऐसी ऐसी चीजें याद आई जो भूल गई थी। तो अगर हमने जान मार के 1 घंटा बोला यार व्हाट रबिश, ये मतलब दुखी हो गए यार, और 10,000 लोगों ने कहा वेरी गुड, लाइक, लेकिन हमारे अंदर का बटन तो डिसलाइक बोल रहा है। तो वो डिसलाइक का बटन जो है वो मिलियन लाइक्स से बेटर है मेरे लिए। मिलियन लोग बोलते हैं डिसलाइक, मुझे लगता है लाइक, तो भाड़ में गए उनके डिसलाइक। हम लोग कहानी का जिक्र कर रहे थे। आपने जिस इंटरव्यू को हम छोड़ आए थे पीछे, किशन चंद्र और ऋषिदा वाला, आप एक महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं उन्हें। जी, बहुत क्रिटिकल, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज बताइए। हुआ ये कि मुझे ऋषिदा ने पूछा कि भैया तुम कहानियां लिखते, मेरी नई कहानियां उन दिनों इलाहाबाद में छपती थी, उसमें कहानी छपी थी। तो बोले तुमने आपकी नई कहानियां में कहानी छपी है? बहुत साल पहले। अरे भाई साहब, वो हम लोग मैंने मास्टर्स हिंदी में किया है। हाँ, उसको हम पढ़ते हैं और उसमें कहानी छपने का मतलब यू हैव अराइव्ड। तो ढूंढिए ना, वो आत्मा राय जी थे, उनके बेटे प्रेमचंद जी के नई कहानियां में। अमृत हाँ जी, अमृत राय, करेक्ट, अमृत राय। शीर्षक क्या था कहानी का? यार इतना तो पर विनोद चोपड़ा के नाम से छपी है ना? हाँ, मैं अमृत राय जी को मिलने गया था। जब मैं उनको मिला था तो मुझे पहली बात याद है, उन्होंने मुझे देख के कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि वो भी उन्होंने सोचा किसी ओल्डर ने लिखी होगी जी। तो उसके बाद मेरी कोई छपी नहीं। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा मैं फाड़ देता हूं। तो बोले फाड़ देते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों फाड़ देते हो? तो कृष्ण चंद्र जी थे, बहुत महान लेखक। तो मैंने कहा भैया महाभारत में मेरे पिताजी ने कहा था, ये प्रसंग है कि जो एक राइटर, वो जो लेखक वो लिखते थे, वो गुरु को देते थे, और गुरु बगैर एक्सप्रेशन के उनकी कहानी फाड़ के फेंक देते। और ये कई 14 साल तक चलता रहा। और एक दिन जब वो किताब उन्होंने दिया लिखा हुआ, जब वो फाड़ने लगे तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और बोला गुरुदेव इसको मत फाड़िए, ये मेरी बहुत अच्छी कला, इसको मत फाड़िए। तो गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा मैं पिछले कई साल से तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू मुझे रोक ले, क्योंकि तू पिछले 3-4 साल से मेरे से बहुत आगे निकल गया है। मैं तेरा क्या काम जज करूं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू रोके तो मैं रुक जाऊं। तो उन्होंने दी, बोले कि अब तू इस आश्रम में नहीं रह सकता, तू अब जा, तू बाहर, तू मेरे से आगे निकल गया। तो होता ये कि जब अपनी ही कहानी को आप ना फाड़ सके, अपनी ही फिल्म को आप बोले कि यार ये तो मुझे बनानी ही है, नहीं तो मैं मतलब ये मेरा बेस्ट काम है, तो ही आप कीजिए। ये कहानी मैंने उनको सुनाई थी, तो इसी से मैं सिलेक्ट हो गया था फिल्म इंस्टीट्यूट में। लेकिन ये कहानी आज भी सच है, क्योंकि जो सी अनलेस यू डू योर बेस्ट वर्क ना,
अब आपने ये किताब अनस्क्रिप्टेड पढ़ी है, आपको एक एक लाइन मुझसे ज्यादा याद है, या तो आपको भी तो ये इंटरव्यू करने का मजा आ रहा है ना भाई। आप भी तो सोच रहे हैं कि मैं ठोक नहीं रहा हूं यार, मैंने पढ़ा है, एक एक चीज मैंने लिया, मैं उसको पूछ रहा हूं लेखकों को या जिन्होंने जीवनी जिनकी जी है कि कैसे हुआ। तो कितना इसमें आनंद है बताइए। नहीं अभिजात? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे सार्थक हो गया, ये जो किताब का जो पूरा जो उद्देश्य था वो सार्थक हो गया आज। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं विदुर ने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ठोक दिया। हाँ। और यही डायलॉग मारा था अभिजात ने जब आप एक नरेशन कर रहे थे अमेरिका में। वो अभिजात बताएगा। Nick Pileggi is talking about Nick Pileggi. I know this, you have to tell this story, this is a crazy story. अभिजात बताएं। नहीं सर, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे हम। निक पिलेजी ने गुड फेलास लिखी हुई थी, तो स्कोर्सेसी की फिल्म, तो बहुत बहुत ये। और अब विनोद का बहुत बड़ा एक ड्रीम था कि जो उन्होंने जैसे यहाँ की फिल्म्स उनको बहुत अच्छी लगती है, जैसे साहिर के गाने, शैलेंद्र के गाने, बख्शी साहब के गाने उनके मुंह से निकलते रहते हैं ऐसे। तो इस ट्रेडिशन से जितने प्रभावित थे, वैसे ही सिटीजन केन, गॉडफादर, तो उस ट्रेडिशन से भी प्रभावित थे। तो उनके मन में एक था कि वहां पे भी एक फिल्म बनानी है। तो हमने बहुत कोशिशें की, तो एक हमने फिल्म लिखी 64 स्क्वेयर्स, उसमें बहुत मजा आया, पर वो नहीं बन पाई। उसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ढंग से परिंदा को अडेप्ट करें, तो वो जो उसके जो ट्रीटमेंट लिखा था, तो हमने निक पिलेजी साहब को भेज दिया कि हाँ, जो वो किंग है, जो गुड फेलास जो लिखे, तो उस जॉनर की जो फिल्म है उसके किंग है, तो उनको भेजा। फिर हम बहुत डर रहे थे कि हम एक तो क्वालिफाइड नहीं है कि यहाँ कि इस सभ्यता में हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, क्या होगा। तो वो आए मिलने अपार्टमेंट में, तो मैं बहुत परेशान था कि, और जिम्मा थोड़ा मेरा था कि बहुत खराब लिखा है, वो उनको आके बोलना पड़ेगा कि भैया आप लोगों ने कोशिश की है लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन वो आके बहुत अच्छी बातें बताने लगे। और विनोद को एक बात उन्होंने बताई कि मुझे पढ़ते पढ़ते सर्जियो लियोनी की याद आई। सर्जियो लियोन जो ग्रेट इटालियन डायरेक्टर थे, गुड बैड एंड अगली वगैरह के। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं उस वक्त अंदर चाय लेने जा रहा था, तो मैं हिंदी में उनको बताने लगा कि सर ठोक दिया, फाड़ दिया। ये जा रहा है और इसका ठोक दिया। तो मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूं, क्या बोल रहा है। तो मैंने निक को बोला, he wants to know you want tea or coffee, Nick, he's asking. He was very happy अभिजात के ठोक दिया। And when we are talking about this film, अच्छा, उधर एक बात मुझे याद आई है। मैंने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में एक 21 साल की, एक 30 साल की, एक 18 साल की, ऐसे अभिजात यू हैव टू टेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अल्बुकर्की में लैंड हुआ, तो अल्बुकर्की फिर बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो वो डेजर्ट में से मैं ड्राइव करके सांता फे पहुंचा। रात के 1 बजे मैं सांता फे पहुंचा, और वहां पे सब उनका जो एसोसिएट था वो मेरा इंतजार कर रहा था। तो मुझे होटल का कमरा वगैरह दिखाया, तो कमरे में मैंने बैग रखी, तो मैंने देखा कि 3 स्कॉच की बोतल वहां रखी गई थी। तो एक 30 साल की थी, एक 21 साल की और 18 साल की, ये 3 बोतलें थी, सिंगल मॉल्ट्स। तो मैंने बोला कि ये मैकेलन और ये लाफ्रॉय 30 और ये सब क्यों। तो ये सब कि मुझे विनोद सर ने बताया है कि जिस लेवल का सीन आप लिखोगे उस लेवल की दारू देना। मेरे में प्रेशर आ गया कि अच्छा 18 साल की बोतल से नीचे का सीन तो मैं लिख ही नहीं सकता। So it was so funny. I may sound greedy, but this is my sincere hope and request कि आप लोगों के बीच इस तरह की जो बातचीत होती है, ये सिलसिला कायम रहना चाहिए। और मतलब मैं वैसे नहीं साउंड करना चाहता हूँ कि मुन्ना भाई और आनी चाहिए, पर ये बातचीत इतनी कमाल की है कि और लोगों को भी इसका लुत्फ मिलना चाहिए। चोपड़ा साहब नहीं करेंगे अनस्क्रिप्टेड 2, अभी तो इतना हमने
ले बातें नहीं करी हैं, ये शराब वाला भी किताब में नहीं है, ये याद रखना। इसीलिए याद आ गया मुझे। अनस्क्रिप्टेड 2 हमको करना ही पड़ेगा अभी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जब आप लोग इन फिल्मों की बात कर रहे थे, परिंदा का जिक्र आया जो बहुत लैंडमार्क फिल्म है, बहुत सारी वजहों से, उस पर भी आऊंगा। लेकिन वो जो भाइयों का कन्फ्लिक्ट, भाइयों का प्यार, और इन सब के बीच मुझे अगेन आपकी और रेणु की वो बातचीत याद आती है कि यार तुम इतना खर्चा कर रहे हो, लौटाओ कैसे, तो लौटाना किसको है। एंड देन फाइनली जहां से किताब शुरू होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक इंटरव्यू, ये वाला इंटरव्यू भी वो एक डॉल्फिन मोमेंट है। वीर चोपड़ा एंड दैट डॉल्फिन मोमेंट थ्योरी, प्लीज टेल अस अबाउट इट। मैं ये एक्चुअली अभिजात इज द वन जिसने इसको ये डॉल्फिन मोमेंट बोला। हम लोग बैठे, होता क्या डॉल्फिन मोमेंट बहुत सिंपल सा था। वीर इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज इन मालदीव, उनके वहाँ होटल हैं। तो एक दिन मैं और अभिजात बैठे थे और वीर का फोन आता, आवाज बहुत कम आ रही है, हेलो आवाज आ रही है पूरी सी की। मैंने कहा यू आर ओके, की हो रहा है, ठीक है यार, इतनी डॉल्फिन थे। और मैं क्या कितने हैं तू की कर रहे हैं, कहना इतने वो मैं जा रहे हैं और इतना आ रही हैं डॉल्फिन, एंड आई वांट टू शेयर दिस मोमेंट विद, एंड ही वाज स्क्रीमिंग एंड आई वाज स्क्रीमिंग एंड आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस, बट अभिजात रिमेंबर्ड। एंड जो इसने डॉल्फिन मोमेंट लिखा है, जो कमाल का, कि हमारी सबकी लाइफ में डॉल्फिन मोमेंट्स होते हैं। ये वो मोमेंट जो हम उनसे शेयर करना चाहते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। वीर ने मुझे क्यों फोन किया, वो इतना मजा लेता था डॉल्फिन का, मेरे साथ उसको क्या लगाव था, सिर्फ ये कि उसको इतनी खुशी हो रही थी कि वो मोमेंट मेरे साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अगर आपकी लाइफ में 4 लोग भी हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है तो उसको शेयर करने से उस मोमेंट की, उस क्षण की जो खुशी है वो और बढ़ जाती है। तो अभी क्या, जैसे इतनी कहानियां हैं हमारे पास, अभी ये अभिजात ने सुनी थी और रद्दी में पड़ी हुई थी 5 साल तक, किताब बनेगी, कौन बनाएगा यार, कौन इस झंझट में पड़े, नसरीन आई बन गई। अब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमको खुद को कितनी खुशी हो रही है। ये भी जैसा आपने कहा डॉल्फिन मोमेंट, के हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जो हम, अब ये सबसे बड़ा डॉल्फिन मोमेंट है कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आपके थ्रू कोई और जो पढ़ेंगे या सीखेंगे या जानेंगे, उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो जिंदगी में जो अच्छाई हो ना, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास तो हमको सब गड़बड़ी नजर आ रहा है यार। ठीक है। पिछले हफ्ते एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं बरगद के नाम से, दैट इज अगेन अ लॉन्ग फॉर्म। 2:30 बजे मुझे खाने पे जाना है, अभी है 2:20, 10 मिनट और बात करें। हे भगवान, अभी तो इतनी सारी चीजें बात करने को। अच्छा चलो 5 मिनट लेट चला जाऊंगा, आप शुरू तो करो। हाँ, मुझे मैं कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम जी, पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था रत्ना पाठक शाह से जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको नसीर भाई ने बताया कि वो और विनोद फिएट ड्राइव करके आए थे और रास्ते में ये लोग क्या कांड करते हुए आए थे, अरे यार तू मेरे को खबर दे। I think before he married, before he was married, I don't remember. They were dating back at that time because Ratna was studying in NSD and Nasir was shooting. स्पर्श की शूट चल रही थी शायद, या कुछ था। I think so. मेरी यादाश्त अच्छी नहीं, मैंने कहा ना, मेरी तो यादाश्त इसके पैरेट है ना अभिजात, ये किताब ही नहीं छपती क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं रहता यार। You can tell the story about that the badge you got from वो तो मैं तेरे को बता सकता हूँ। अरे वो सुनो, मेरे वो कमरे में एक लगा हुआ है वो आई रिफ्यूज टू ग्रो अप, तू रुक जा मैं तुझे दिखाता हूँ। अच्छा, जब तक वो बैच लेके आते हैं अभिजात, आप वो कहानी सुना दीजिए बैच की। सर क्या हुआ था कि नसीर भाई पहली बार शायद जब यूरोप गए तो वहां से विनोद के लिए उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता है कि उनके थोड़ा टेंशन्स होते हैं और प्यार भी है, तो बहुत तो मैं एक बार उनके साथ नाटक देखने गया तो बहुत प्यार से मिले थे। तो उन्होंने ये कहा कि वो जब पहली बार आए यूरोप से तो विनोद के लिए अमेरिका गया था, अमेरिका गया था, पहली बार फॉरेन गया था, तो गिफ्ट लाया और मेरे लिए डॉलर स्टोर से ये गिफ्ट लाया, लिखा हुआ है आई रिफ्यूज टू ग्रो अप। ये तुम जरूर बताना और ये टीवी में नसीर को भेजना, ये अभी तक मेरे पास है और ये मुझे लगता है कि 45 इयर्स पुरानी कहानी है ये, एटलीस्ट
67 का हो गया, मैं 20, मतलब 40 साल पुराना है ये। और ये उसने मुझे दिया तो मैंने रख लिया। फिर उसका 50th बर्थडे था या कुछ पता नहीं, कोई फंक्शन था यहाँ ऑटर्स यहाँ ऑलिव में, तो मैं ये बैज पहन के गया उसके बर्थडे पे। तो जब उसने मुझे गले लगाया फिर देखा तो उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा देख यार, तूने तब बोला था, मैं आज भी रिफ्यूज टू ग्रो अप हूं, मैं आज भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये बड़ा भावुक मेरे लिए, बड़ा उसके साथ मेरा रिलेशनशिप, देखिए अभी भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये किताब पढ़ते हुए 2 जगह मैं कंप्लीटली निस्तब्ध हो गया। एक, जब आप ऋषिदा से मिलने जाते हैं, इसे कि यार मैं केमिस्ट्री बन जाता। दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट। वो मोमेंट तो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और उस मोमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी सौरभ, क्योंकि यहाँ उनके भाई के घर में थे, फ्लैट में थे, बंगले में नहीं थे, एंड ही वाज वेरी अनवेल। और मैं क्लोज था, तो मैं ऋषिदा के पास बैठा, मुझे खाली उन्होंने धीरे धीरे बोला कि आई हैव ओनली वन रिग्रेट। मैंने कहा पता नहीं क्या बोले। कहता आई शुड हैव बिकम ए केमिस्ट। तो मुझे क्या लगा कि उनके मन में ये है कि यार मैं और बेटर फिल्में बना सकता था। मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, वो मिक्सिंग कर रहे थे फिल्म की, तो उन्होंने खुद ही मुझे बोला राजकमल में, मैं कैसी लगी, हाउ डू यू लाइक इट। मैंने कहा यार दादा, इट्स यू थिंक आई कांट डू बेटर। तो मैंने कहा वेल, बिकॉज पीपल वोंट अंडरस्टैंड, आई कैन डू बेटर बट दे वोंट अंडरस्टैंड। आई सेड यू कैन डू बेटर। कहता यस। आई सेड हाउ डू यू नो। तो चुप हो गए। मैंने कहा इफ यू हैव नॉट डन इट हाउ डू यू नो। यू थिंक यू कैन बट कैन यू, हैव यू ट्राइड। तो मेरी ये बातचीत उनसे हुई थी। तो जब उन्होंने ये मुझसे कहा ना, और तो बात इसके बाद हुई नहीं, लेकिन मेरे मन में ये लगा कि यार कहीं ना कहीं he feels, and he is the greatest, he was one of the great, he is the greatest inspiration for us when Raju makes his film. तो सवाल ये नहीं कि उनका सिनेमा ग्रेट था, सवाल ये है कि उनको लगता है शायद वो उससे बेटर कर सकते थे। सी अभी क्या है, जो हमने फिल्में बनाई है ना यार, हम उससे बेटर नहीं कर सकते भैया। हमारी शायद क्रिस नोलन लेवल की फिल्में नहीं है, उस लेवल के हम नहीं पहुंचे, लेकिन जितनी हमको क्षमता भगवान ने दी हमने उसको पूरा यूज किया। यहाँ इसके ऊपर हम नहीं जा सकते यार, कोशिश करते रहेंगे, पर हमने अपना बेस्ट काम किया। हम अपनी गली के बेस्ट मुंची हैं इससे बेटर कोई दूसरी गली में बनाता होगा यार, हमको नहीं पता। तो ये बहुत जरूरी है। एक आपकी ये बातचीत, और दूसरी बातचीत जलते बदन के बाद कार में रामानंद सागर साहब से, वो भी मेरी जिंदगी बदल गई। उस मोमेंट ने मेरी जिंदगी बदल गई, बिल्कुल वो जिंदगी बदलने वाला मोमेंट था जब मुझे प्राजी ने बोला कि तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है क्योंकि तू बस में जा रहा है, जिस दिन तेरे पास मेरे जैसी इम्पाला गाड़ी होगी, बंगला होगा, तब मैं तेरे से बात करूंगा। और तब से जब मैं नीचे उतरता हूं, मेरे पास हैं काफी गाड़ियां नीचे हर तरह की, मैं जब देखता हूं मुझे वो याद रहता है वो बात। और ये अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो मैं ये और इतने सालों बाद जब मैं उनसे मिलने गया, he was not well, he was almost, and he remembered that moment. For me that was the greatest learning, he remembered that had happened. So I really owe so much to Praji, because of him I became who I was. वक्त की कमी है, आपने पहले ही बोल दिया। अभिजात, जब विधु विनोद चोपड़ा सजाए मौत का जो वाकया बता रहे थे, खंडाला, ये रंजीत कपूर, रेनू गए, और ये बॉम्बे मुंबई पुणे हाईवे पे खड़े हैं, वो भी बहुत, बिकॉज ही कम्स अक्रॉस एज अ पर्सन की जिसको आप, इवन इफ ही इज नॉट मेकिंग फिल्म्स, तो जो उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स की बात की, हेल्थ, शेयर पॉवर्टी एंड देन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, देन ही टॉक्स अबाउट द रिम्बाग बर्गमैन थिंग, सो ही गिव्स यू लॉट्स ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। पर वो उस दौर से भी गुजरे हैं, सारे झगड़े एक तरफ, सारे अवसाद एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, लेकिन ये तय करना कि दिस लाइफ इज नॉट वर्थ, आई मीन, सो what all he described while talking about this incident. It was shocking for me because I had seen Vinod as a person who was just full of zest,
वो लाइफ को इतनी मोहब्बत करते हैं, मतलब शायद मैंने इतनी मोहब्बत करने वाला जिंदगी से कोई बंदा और देखा नहीं होगा। कि तो मुझे, मेरे लिए भयंकर शौक था जब उन्होंने मुझे वो जगह के बारे में कहा। मतलब उनको प्रिसाइजली पता है कि कहाँ पे उनको ये ख्याल आया कि ये जिंदगी जीने के लिए वर्थ नहीं है, और वो कैसे उन्होंने मुझे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कभी उनसे ये पूछा नहीं, उसके बारे में मैंने कभी भी पूछा नहीं। जो मैं जानता हूं वो जो उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में ये बात की है। मेरा कभी ऐसा दिल नहीं हुआ कि उनको पूछूं कि सर आपके मन में क्या था, आप कैसे गए, क्या कैसे वापस आए। मैंने कभी भी बात नहीं की। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि जो जिंदगी को इतनी मोहब्बत करता है वो बंदा भी ऐसे सोच सकता है, और उस सोच में से फिर कि ये जिंदगी वर्थ नहीं है जीने के लिए, फॉर वॉट एवर रीजन, और फिर अपने आप से लड़ने। क्योंकि हमारे पास विदु विनोद चोपड़ा है जो हमें बताता है ये बात कि कैसे लड़ा जा सकता है लोग, लेकिन वो शायद उनको वो लड़ाई अपना लड़के जीतनी थी, और वो जीत के वापस आए वहां से। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये सोचा, उसमें से बाहर आए, और उन्होंने तय कर लिया कि ठान ली कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस वर्ल्ड में, करप्शन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हाँ, मतलब बड़ा इंसेन सा लगता है एट द फर्स्ट ईटिंग की आप पेप्सी वाले से कह रहे हो नहीं आप तो बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो, मेरे को नहीं बनाना है, फिर मैं करप्ट हूं, मैं फिल्में नहीं बना पाऊंगा, फिर मैं पैसे के चक्कर में पड़ जाऊंगा। एंड देन करीब उतना नहीं चलती है, देन गोइंग बैक टू आईसीआई, हाँ यार अभी पैसा चाहिए अभी बना देता हूँ। नहीं, ये क्या, वो जो मोमेंट आप बोल रहे हैं वो ऐसा था कि दिस वाज आफ्टर सजाए मौत, आई वाज राइटिंग खबर, तो मुझे लगा कि जो सिनेमा में बनाना चाह रहा हूँ इस देश में वो बनेगा नहीं, वो चल ही नहीं सकता। तो मुझे अभी भी याद है, और मैंने वो अभिजात को जगह दिखाई है, मैं होटल से निकला और मैं हाईवे पे आया और ऐसे मेरे सामने से ट्रक जा रहे थे। एक्चुअली एकलव्य में जो मोमेंट है जैकी श्रॉफ का, जब वो ट्रेन के सामने खड़ा धड़ाधड़ जा रही है ट्रेन, वही एग्जैक्ट मोमेंट था मेरे साथ जब मैं लोनावला पे वो हाईवे पे खड़ा था और ये सोच रहा था कि अगर मैं एक स्टेप आगे लूंगा तो गाड़ी मुझे मार डालेगी और मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली जो जैकी श्रॉफ का शॉट है। तो उसके बाद मेरे, क्योंकि आई रियली लव माय पेरेंट्स, आई लव वीर, आई लव माय फैमिली, शैली, ऑल ऑफ देम, एंड देयर लव रियली ब्रॉट मी बैक। एंड द पॉइंट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके ये व्यूअर्स हो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यार ऐसा नहीं था कि हम बचपन से ही मुन्ना भाई बन के घूम रहे हैं कि यार कुछ नहीं ऐसा कर लेंगे, यू नो, इरादों में का जहाँ फैज की राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुंचे कामयाब आए। लेकिन हम ऐसी जगह भी खड़े थे जहां हम एक्चुअली सोच रहे थे कि यार ये हम सुसाइड ही कर लें। तो ये जरूरी है फॉर द व्यूअर्स टू नो that all of us go through these ups and downs in life, but the important thing is when you're down and out to say to yourself कि मैं छोड़ूंगा नहीं साला। ये और उन्होंने बहुत बहुत जो 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 वजह से वो ऐसा सोच रहे थे, उन्होंने बताया मुझे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बोलता है कि यार मैं कई बार वो वजह भी भूल जाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा था ये। इट इज सो अनइम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, इट इज सो अनइम्पोर्टेंट, सो ट्रिवियल as to I felt कि I should give up my life for this. No, why would I? So ये बहुत इंस्पायरिंग बात है कि आज आप ऐसे महसूस कर रहे हो कि मैं फंस गया हूं, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 10 साल के बाद जब आप ऐसे मकाम पे होंगे, आप कोई याद भी नहीं आएगा शायद कि प्रॉब्लम क्या था यार, क्यों कर रहा था मैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हर बंदे को याद रखना चाहिए। या बहुत अभिजात, दिस इज अमेजिंग कि ये बात अगर आप सौरभ अलग से भी कहीं छाप देना कि जब आपको सुसाइड और खुदकुशी करने का मन आए तो ये इंटरव्यू थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर मैं मर जाता 25 साल की उम्र में तो आज तो मैं यहाँ होता ही नहीं, और मैं क्यों मरने जा रहा था मुझे याद ही नहीं है। भाई मत करो क्योंकि आगे चल के क्या लाइफ तुमको देगी तुमको क्या पता है। ये बहुत एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या वेरी यस गुड। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ one conversation which I had with परीक्षित साहनी। उन्होंने बहुत खूबसूरत किताब लिखी, उसमें वो बल्लाज साहनी साहब के साथ अपने एक मोमेंट का जिक्र करते हैं जब वो लोग रहते थे मुंबई में, समंदर में गए, टाइड आई हुई थी और वो लोग डूबने लगे। तो एक अंग्रेज आता है उनको बचाने के लिए डोंगी लेके, और किनारे से लोग आवाज लगा रहे हैं, तो बल्लाज साहनी डांट के भगा देते हैं, गेट लॉस्ट ये वो,
और वो अपने बेटे को कह रहा है कि कीप फ्लोटिंग, टाइड विल टर्न। और कुछ घंटे के बाद वो टाइड टर्न करती है और वो वापस आते हैं। और आई मीन व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग दिस ना, brave boy, tide will always turn, keep floating when you think that you're going to sink. क्या और जैसे वो समझाते हैं परीक्षित साहब, और जैसे किताब में लिखा हुआ है, क्या reminded me of that. Great moment. keep floating, tide will turn. बहुत अच्छी लाइन, क्या बात है, keep floating, tide will turn. Yes. On that note, दिल तो नहीं है लेकिन वक्त की यही खूबसूरती है। सर मैं बता नहीं सकता कितना मजा आया। It was beautiful to talk to you, really. Same here. अभिजात जोशी, विदु विनोद चोपड़ा, बहुत सारा शुक्रिया अनस्क्रिप्टेड को हम तक पहुंचाने के लिए। नसरीन मुन्नी कबीर आपका भी। पेंगुइन ने ये किताब छापी है, 699 रुपए कीमत है। आई एम श्योर जब आप ई कॉमर्स साइट्स पे जाएंगे तो और सस्ती डील मिलेगी, और ना भी मिले तो हम एक धातु में इतना निवेश करते हैं। मुझे वो अक्सर उनकी बात याद आती है कि ऐसे एलियंस होते होंगे तो हंसते होंगे कि ये लोग एक मेटल के लिए इतने क्यों पागल है कि 50,000 60,000 रुपए में वो मेटल खरीद रहे हैं। आई मीन जस्ट अ मेटल। लेकिन किताबें वो चीज है जिसमें आपको भरसक निवेश करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जिंदगी में डॉल्फिन मोमेंट्स होते हैं, किस्से होते हैं जिनके जरिए हम जीते हैं और जिनके जरिए हम अपने हिस्से की जिंदगी आगे आने वाले वक्त को पास कर जाते हैं। किताब वाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए। किताबें पढ़ते रहिए क्योंकि ये आपके भीतर करुणा पैदा करती है, जो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है, दैट एम्पैथी। शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.